नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यूपी टेट को दृष्टिगत करते हुए आज हम लोग हिंदी का टेस्ट जो कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ है, आज उसको लगाएंगे और थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी हर टॉपिक की करते चलेंगे। आइए श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से प्रत्ययुक्त शब्द का चयन कीजिए। ए है इकहरा, बी है आजन्म, सी है परामर्श, डी है खुशबू। दोस्तों, प्रत्यय शब्द वह होता है जो किसी शब्द अथवा धातु के बाद में जुड़ता है, यानी पीछे जुड़ता है, और उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द अथवा धातु के पहले जुड़ते हैं, यानी पूर्व में जुड़ते हैं। तो देखिए, हमें प्रत्यय युक्त शब्द चाहिए, यानी किसी भी शब्द के पीछे जुड़ा हुआ कोई भी प्रत्यय होना चाहिए। ए है इकहरा, बी है आजन्म, सी है परामर्श, डी है खुशबू। ऑप्शन ए है इकहरा। तो देखिए, एक शब्द है और हरा प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हरा पीछे जुड़ा है और प्रत्यय भी है, इसलिए प्रत्यय युक्त शब्द हो जाएगा आपका इकहरा। आजन्म क्या है? देखिए, जन्म शब्द आप बोलते होंगे तो जन्म के पीछे कुछ तो नहीं लगा है ना, आगे लगा है, तो जन्म के आगे जो लगा है आ, ये क्या है, उपसर्ग है। इसी तरह देखिए, मर्श, मर्श शब्द होता है और इसमें पहले यानी पूर्व में लगा है परा, तो परा क्या है, उपसर्ग है। दोस्तों, हमारे संस्कृत में अथवा हिंदी में 22 उपसर्ग होते हैं, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, पूछा जाता है। डी ऑप्शन है खुशबू। देखिए, खुशबू में ना कोई प्रत्यय है और ना ही उपसर्ग है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए, इकहरा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द विदेशज है? विदेशज शब्द वे होते हैं जो दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं। ऑप्शन ए है औरत, बी है आग, सी है खेत, डी है पकड़ी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा औरत। औरत शब्द जो है हमारा क्या है, विदेशज शब्द है, यानी दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में लिया गया है। आग शब्द क्या है? आग शब्द एक तद्भव शब्द है, क्योंकि तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से अपभ्रंश होकर के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, आग का तत्सम शब्द आपसे पूछा जाए तो आग का तत्सम शब्द होगा अग्नि, जो कि संस्कृत तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आग का तत्सम शब्द है अग्नि, और उसका जब तद्भव रूप पूछे तो आग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरत। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। तो देखिए, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। ए है, श्रीमद् भागवत की कथा 15 दिनों में समाप्त हुई। बी है, यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। सी है, पृथ्वी का कोई भी देश कंप्यूटर क्रांति के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। बी है, अभी देश में सर्वत्र शांति है। तो दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा बी, यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है बी ऑप्शन, क्योंकि यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ नहीं है, गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है कह सकते हैं, अथवा गहरे आर्थिक संकट से तो घिरा हुआ ना कह के जूझ रहा है हम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नांकित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण चुनिए। अव्ययीभाव समास वो होता है जहाँ किसी शब्द का किसी अव्यय के साथ समास होता है, अथवा किसी भी उपसर्ग के साथ समास होता है। जैसे ए ऑप्शन है रक्त पुष्प, बी है गंगाजल, सी है सीताराम, डी है निसंदेह। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा निसंदेह। देखिए, संदेह शब्द आपने सुना है और निस एक क्या है, अव्यय है, इसके साथ समास हो गया, इसलिए हो गया अव्ययीभाव समास।
सीताराम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जहाँ पर और आ जाए समझ जाना द्वंद्व समास है। जैसे सीता और राम द्वंद्व समास है। गंगा जल, गंगा का जल, तो देखिए यहाँ तत्पुरुष समास है। और रक्त पुष्प, रक्त पुष्प का अर्थ है लाल पुष्प, लाल पुष्प देखिए यहाँ पर विशेषण विशेषण विशेष्य भाव है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी निसंदेह। अगला प्रश्न है पांचवा, क्षत्रज्ञ इनमें से किस वर्ग में है? ए संयुक्त व्यंजन, बी दीर्घ व्यंजन, सी है स्वर और डी है व्यंजन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष त्र ज्ञ और श्र। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। दीर्घ व्यंजन, दोस्तों दीर्घ व्यंजन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ही गलत है। स्वर, स्वर होते हैं हिंदी में 11, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ हैं, अ आ ई उ री, ए ओ ऐ औ, ये होते हैं स्वर 11, और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है दोस्तों, कुल अगर वर्ण पूछे जाए वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आप कहेंगे 44। स्वर पूछे जाएं तो स्वर होते हैं आपके 11 हिंदी में। हिंदी में दोस्तों अ आ ई उ री ए ओ ऐ औ। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं हिंदी में, और व्यंजन होते हैं 33। आइए आगे चलते हैं। छठवां प्रश्न है, ई और दीर्घ ई अथवा बड़ी ई किस प्रकार के वर्ण हैं? ए कंठ्य, बी दंत्य, सी दंतोष्ठ्य और डी तालव्य। तो दोस्तों आपको पता है कि ई और बड़ा ई इनका स्थान क्या होता है? तालव्य, क्योंकि एक सूत्र है इचु यशानम तालु। ठीक है, ई का स्थान क्या होता है? तालु। तालु कहिए अथवा तालव्य कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? ए अतिशयोक्ति, बी विरोधाभास, सी श्लेष और डी यमक। तो देखिए दोस्तों, जहां पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास, आभास यानी ज्ञान, विरोध का ज्ञान हो, तो वहां पर कौन सा विरोधाभास अलंकार होता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार वो होता है जहां पर किसी बात को वास्तविकता से बढ़ा चढ़ा के कहा जाए। ठीक है ना, कोई आदमी मान लीजिए हारी मजदूरी करता है और वो अपने लिए बता रहा है कि मैं सरकारी नौकर हूँ, मैं आईएएस से मेरे संपर्क हैं, मेरा ये मेरा वो, तो बढ़ा चढ़ के किसी बात कर को कहना अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। सी है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो देखिए जहाँ पर किसी भी पद में जब भी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, अर्थ छुपे हुए हों, एक ही शब्द में कई अर्थ छुपे हुए होते हैं, तो श्लेष अलंकार होता है। और यमक है, किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तो यमक अलंकार कहलाता है। 7 का ऑप्शन हो जाएगा बी विरोधाभास। 8वां प्रश्न है, छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? ए राजनीति शास्त्र, बी रसायन शास्त्र, सी पिंगल शास्त्र, डी दर्शन शास्त्र। दोस्तों छंद शास्त्र के प्रेरता जो है पिंगल ऋषि हैं, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पिंगल शास्त्र। 9वां प्रश्न है, पाणिनि ने य र ल व का संक्षेप में क्या कहा गया है? तो दोस्तों पाणिनि ने य र ल व को संक्षेप में कहा गया है, जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो प्रत्याहार होते हैं, 42 प्रत्याहार हैं। कितने संस्कृत में प्रत्याहार कितने हैं? 42। तो उन 42 प्रत्याहारों में एक यण प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत य र ल व ये 4 वर्ण आते हैं, तो इसका ऑप्शन 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यण। 10वां प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? दोस्तों ए ऑप्शन है शोक, बी है हास्य, सी है रति, डी है विस्मय। तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शोक, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक है करुण रस का स्थायी भाव। हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव है, और विस्मय आश्चर्य रस का स्थायी भाव है। 11वां प्रश्न है, अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम में निहित संधि का प्रकार बताइए। दोस्तों
इसमें कौन सी संधि है अत्युत्तम में, तो आपको बताना है। ए गुण स्वर संधि, बी वृद्धि स्वर संधि, सी यण स्वर संधि, डी अयादि स्वर संधि। देखिए दोस्तों, कहीं भी जैसे आपसे पूछा गया अत्युत्तम में कौन सा संधि है, तो आप देखना कि जिस कहीं भी बीच में य व र ल, उस शब्द के बीच में कहीं भी बीच में य र ल व मिल जाए तो आप समझ जाना यहाँ पर यण संधि है। कौन सी? यण संधि। जैसे अत्युत्तम में देखिए यह जो है मध्य में है, ठीक है ना, मध्य में होने के कारण आप क्या करेंगे, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि संधि, संधि प्रकरण हम पढ़ा चुके हैं, आप चाहें तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। 12वां प्रश्न है, जो मांस खाता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है निरामिष, बी है शामिष, सी है सर्वभक्षी, डी है हिंसाचारी। तो आपको बता दिया जाए दोस्तों, निरामिष का अर्थ होता है निर यानी नहीं, आमिष यानी खाने वाला, अर्थात जो मांस न खाता हो वह निरामिष कहलाता है। बी है सामिष, सामिष यानी जो मांस खाता हो उसे सामिष कहते हैं। तो जो मांस खाता है, हमसे यही पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी है सर्वभक्षी, सर्वभक्षी का मतलब है जो सब कुछ खाता हो, तो वह सर्वभक्षी कहलाएगा। ठीक है, जो सब कुछ खाता हो वह सर्वभक्षी कहलाएगा। और डी है हिंसाचारी, अर्थात जो हिंसा का आचरण करता हो वह हिंसाचारी कहलाएगा। 13वां प्रश्न है, प वर्ग का अंतिम व्यंजन है। देखिए दोस्तों, जहां पर भी किसी शब्द के आगे वर्ग लग जाए, जैसे आपसे पूछा प वर्ग, तो प के आगे कितने 5 अक्षर आते हैं? प फ ब भ म, उनको गिनना आप। आपसे पूछा त वर्ग, तो त थ द ध न। आपसे पूछा च वर्ग, च छ ज झ ञ, तो वर्ग का मतलब है उसके आगे के जो 4 वर्ण हैं वो काउंट करने हैं। तो देखिए प वर्ग का अंतिम व्यंजन पूछा है, तो देखिए प वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है? तो प फ ब भ म, तो म हो जाएगा सही उत्तर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा म। 14वां प्रश्न है, निम्नांकित में से क्रिया विशेषण को चुनिए। देखिए दोस्तों, क्रिया विशेषण वह होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ए है गोलाकार। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न गलत है। यहाँ कहा गया है निम्नांकित में से क्रिया विशेषण नहीं है, नहीं चुनना है। ए है गोलाकार, बी है विद्वतापूर्वक, सी है दूना और डी है निर्दय। तो दोस्तों, क्रिया विशेषण नहीं है चुनना है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्दय। निर्दय कोई भी क्रिया विशेषण नहीं है। गोलाकार क्रिया विशेषण है, जैसे गोलाकार घूम रहा है, तो घूमना क्या है? क्रिया है, उसका विशेषण हो गया गोलाकार। इसी तरह विद्वतापूर्वक अध्यापन किया, ठीक है, विद्वतापूर्वक अध्यापन किया, तो अध्यापन एक क्रिया है और विद्वतापूर्वक उसका विशेषण हो जाएगा। दूना दौड़ा, दूना दौड़ा यानी दोगुना दौड़ा, तो दौड़ना भी क्रिया है, उसका विशेषण हो जाएगा दूना। लेकिन निर्दय जो है ये क्या है? क्रिया विशेषण नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न को आप सही कर लेना, इसमें से क्रिया विशेषण नहीं है ये चुनना है। 15वां प्रश्न है, सामासिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास है। समाज नहीं है दोस्तों, ये समास है। तो समासिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास, तो देखिए भेड़ और बकरी मैंने बताया था, और जहां आ जाए समझ जाना द्वंद्व समास है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। 16वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग से निर्मित नहीं है? नहीं है, तो ऑप्शन ए है आजन्म, बी है अवज्ञा, सी है आमरण, डी है आगमन। आपको स्पष्ट दिख रहा है एक में ही आ नहीं है, कौन सा? अवज्ञा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, हमें अशुद्ध वाक्य खोजना है। ए है यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, बी है गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, सी है सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, डी है विदूषक को देखकर उसे सहसा हंसी आ गई। दोस्तों, व्याकरण दृष्टि से जो अशुद्ध वाक्य है वह है सी,
सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए निर्माण कार्य जो है आपको यदि समास करके लगाना था यहाँ, तो निर्माण कार्य एक ही लाइन में लिखना था, लेकिन यहाँ अलग अलग लिखा है। अलग अलग लिखना था तो किस तरह, निर्माण का कार्य इस तरह लिखना था, इसलिए यह वाक्य गलत हो गया। दोनों को एक तरह चिपका के ही एक ही लाइन में लिखना था, तभी यह वाक्य शुद्ध होता। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। 17 का सी। 18वां प्रश्न है, सपेरा नामक शब्द रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखिए। दोस्तों हमें प्रत्यय को निकालना है। सपेरा में कौन सा प्रत्यय है? ए एरा, बी है स, सी है पेरा, डी है उपयुक्त सभी मूल रूप हैं। तो दोस्तों सपेरा में एरा प्रत्यय है। कौन सा? एरा। सप प्लस एरा सपेरा। ठीक है। 20वां प्रश्न है, निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनिए। देशज शब्द वे होते हैं जो हमारी खुद की भाषा से ही बोलचाल में ही उत्पन्न हो जाते हैं। ए है करम, बी है परिवार, सी है गड़बड़ और डी है किशन। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गड़बड़। गड़बड़ शब्द क्या है? देशज है। करम शब्द है तद्भव। ठीक है। कर्म शब्द का तत्सम रूप पूछा जाए तो कर्म होगा, और कर्म का तद्भव हो जाएगा कर्म। परिवार शब्द तत्सम है, और किशन कृष्ण शब्द हो जाएगा तत्सम, और किशन शब्द हो जाएगा तद्भव। ठीक है। आइए 21वां प्रश्न है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब ए उनका निश्चित अर्थ हो, बी वे बोलने में सरल हों, सी वे वाक्य में प्रयुक्त हों, डी वे भाषा में प्रयोग किए गए हों। तो दोस्तों 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उनका निश्चित अर्थ हो। शब्द सार्थक तभी कहे जाते हैं जब उनका अर्थ निश्चित होता है। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, रिजु का विलोम शब्द कौन सा है? रिजु, रिजु यानी सीधा। ठीक है। तो ये ऑप्शन ए ऋतु, बी मुदु, सी वक्र और डी अधः। तो देखिए दोस्तों रिजु यानी सीधा और वक्र, वक्र यानी टेढ़ा। ठीक है। तो 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वक्र। ठीक है। 23वां प्रश्न है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों आंख लगना हम कहते हैं ना कभी कभी कि मैं वहाँ बैठा था तभी मेरी आंख लग गई। आंख लग गई यानी मैं सो गया। तो देखिए ए है आसक्त होना, बी है नींद आना, सी है गहरी नींद में सोना, और डी है आंखों का चिपक जाना। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नींद आना। आंख लगना यानी नींद आना। 22वां प्रश्न है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों देखिए ए है स्वर संधि, बी है विसर्ग संधि, सी है व्यंजन संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तपोवन में तपह वन क्या होता है? विच्छेद क्या होगा इसका? तपह वन, और जो तपह के बाद जो विसर्ग है उसको ओ हो जाता है, तो तपोवन बन जाता है। तो विसर्ग को हमने ओ बनाया, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। तो 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। 25वां प्रश्न है, किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? किन व्यंजनों को? दोस्तों देखिए पहले तो हाँ व्यंजनों को देखना है। पहले व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है, यानी आधे स्वर और आधे व्यंजन कौन से शब्द हैं? ए न और ण, पी स और श, डी सी व और य, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं वे हैं व और य, इसलिए 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व और य। 26वां प्रश्न है, सही वर्तनी चुनिए। आपको सही वर्तनी बतानी है, कौन सी वर्तनी सही है? ए ऑप्शन सही है अंतर्गत, बी सही है अंतर्गत, सी अंतर्गत सही लिखा है, या डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर्गत सी सही लिखा हुआ है। ठीक है। 26 का सी। 27वां प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अर्थात स्त्रीलिंग नहीं है यानी पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये पूछ रहा है। तो देखिए पानी, बी है बाल्टी, सी है चूड़ी, डी है इमली। देखिए दोस्तों किसी भी शब्द को आपको स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग समझना हो तो उसका वाक्य बना लीजिए। जैसे पानी फैल रहा है, पानी फैल रहा है, ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। बी है बाल्टी, बाल्टी गिर गई है, गई है तो क्या है? स्त्रीलिंग है। चूड़ी टूट गई है, ये भी स्त्रीलिंग है। इमली खट्टी है, ये भी स्त्रीलिंग है। तो एक शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, वह है पानी। तो पानी शब्द हो जाएगा सही उत्तर, 27 का ए।
28वां प्रश्न है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर और आ जाए तो द्वंद्व समास है। जैसे ए ऑप्शन है पीताम्बर, बी है नेत्रहीन, सी है चौराहा, डी है रुपया पैसा। तो देखिए ए है पीताम्बर। पीताम्बर का अर्थ है पीला है, अंबर यानी कपड़ा, पीले हैं कपड़े जिसके। तो देखिए अन्य अन्य दूसरे पुरुष की बात कर रहा है ये तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। सी है चौराहा। अब यहाँ पर चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, तो कहीं भी किसी भी शब्द में पहले संख्या आ जाए तो समझ जाना द्विगु समास है। क्या है? द्विगु। तो देखो चौराहा में चार पहले आ रहा है तो चार क्या है? संख्या, संख्या पहले आने से द्विगु समास। और चौथा है रुपया और पैसा, रुपया और पैसा, तो जहाँ पे और आ जाए वहाँ द्वंद्व समास है, इसलिए 28 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रुपया पैसा। 29वां प्रश्न है, फेरी वाला, मिठाई, लगाव, इन शब्दों में प्रयोग हुआ है। दोस्तों ए उपसर्ग है, बी प्रत्यय है, सी शब्द विन्यास है, डी अप्रत्यय है। तो दोस्तों देखिए फेरी वाला, इसमें वाला प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मिठाई आई प्रत्यय जुड़ा है, लगाव आव प्रत्यय जुड़ा है, तो इनमें सब में क्या है? पीछे प्रत्यय जुड़े हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? 29 का बी प्रत्यय। 30वां आज का अंतिम प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए संज्ञा के मुख्य प्रकार कितने हैं, तो संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यदि अर्थ के विचार से संज्ञा पूछी जाए तो 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और आपकी समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो कितनी हो गई दोस्तों? 5। तो अर्थ के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की आपकी श्रृंखला। श्रृंखला कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइए, और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप कमेंट करके अवश्य बताइए, जिससे आपकी तैयारी का आपको अनुमान लग सके। तो दोस्तों ये थी आज की श्रृंखला। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।